नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। आवाज आती थी खेला होबे, लेकिन अब तो खेला होची। और खेला क्या होची कि ममता बनर्जी ने एक कुश्ती में पहले कहा जाता था कि धोबी पछाड़ दाव लगाया जाता था, तो अब उसी धोबी पछाड़ दाव लगाते हुए मैं कहूं कि पटक पटक कर, जिस प्रकार धोबी घाट पर कपड़े धोते हुए जो थे, जो कपड़ों की धुलाई करते थे वो लोग, जिस प्रकार धोबी घाट पर वो मारते थे कपड़ों को पटक पटक के, सत्य तो ये है कि उसी तरह पटक पटक कर भाजपा को चारों खाने चित्त कर दिया। कहने को बहुत से लोग कह सकते हैं हम 77 सीटें ले आए बीजेपी, आप कैसे कह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है। एक महिला, और मुझे इस समय याद आ रहा है एक समय जब 1977 में इंदिरा गांधी हारी थी चुनाव, उसके बाद उन्हें कांग्रेस से भी निकाल दिया गया, फिर उन्होंने इंदिरा कांग्रेस बनाई, कांग्रेस आई, और उसके बाद जब उन्होंने चुनाव लड़ा 78 या 79 में चिकमगलूर से चुनाव उन्होंने लड़ा, तो चिकमगलूर में एक नारा चला था कि एक शेरनी सब लंगू और चिकमगलूर चिकमगलूर। साहब बिल्कुल यहां यही हुआ। एक प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान व्यक्ति और उसकी पूरी सेना, चाहे गृह मंत्री के पद पर विराजमान व्यक्ति हो, या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, या अपनी बदजुबानी के लिए पहचाने जाने वाले कैलाश विजयवर्गीय हो, और इसमें कोई दिक्कत बात करने में कोई गुरेज नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी की भाषा शुरू से आपको पता है, करोड़ों की गर्लफ्रेंड उन्हें कहीं नजर आती है, कहीं जर्सी गाय का प्रयोग करेंगे, कहीं कुछ करेंगे। यहां भी जिस घटिया अंदाज में, मैंने इसीलिए कहा कि प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अब प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने दीदी ओ दीदी जिस प्रकार कहा जाते थे, दीदी आपकी स्कूटी ही वहां गिरी तो, और लेकिन हुआ क्या, उस पूरी की पूरी सेना ने चारों तरफ से घेराबंदी की, हर तरीके से की, उनके साथ क्या क्या नहीं था। पहले से कहा जाता इलेक्शन कमीशन तो सीधी सी बात है, सबको पता है उन्हीं का प्रवक्ता है। और आपको यकीन नहीं, गौर कर लीजिएगा, जब गुजरात में चुनाव हुए थे क्या हुआ था, और स्टेट्स के चुनाव की घोषणा कर दी गई, लेकिन गुजरात के चुनावों की घोषणा लगभग 15-20 दिन बाद की गई थी, और उन्हीं तारीखों पर चुनाव हुए जिनमें बाकी राज्यों के चुनाव हुए थे। तब से सबको स्पष्ट पता है चुनाव आयोग किस प्रकार का बर्ताव करता आ रहा है। बिहार चुनावों में भी कई जगहों पर ऐसा ही देखने को मिला, और अब यहां भी कहा जाता है। खैर, उसके अलावा वही सीबीआई, इनकम टैक्स आदि आदि सब कुछ लेके जिस प्रकार ममता के भतीजे पर जिस प्रकार घेरने का प्रयास किया, शुरू से हर जगह करते रहे, तो कुल मिलाकर बात यह साहब, अभिमन्यु की तरह जिस प्रकार पछाड़ कर आई, वो एक शेरनी कहूं, संजय राउत के शब्दों में अगर कहूं तो बाघिन कहूं, या जो मर्जी कह लीजिए, और क्या क्या लांछन ना लगे, कहीं आप उन्हें कहीं बेगम कह रहे हो, कहीं कुछ कह रहे हो, लेकिन वो उसने जब ठोक कर कहा कि मैं ब्राह्मण की बच्ची, और वो ब्राह्मण की बच्ची ने जिस प्रकार दुर्गा सप्तशती के श्लोकों का वर्णन फ्लुएंटली किया, आज भी खुला चैलेंज है साहब कि ये जितने बड़े बड़े नाम गए थे, ये आज भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इनमें आज भी हिम्मत नहीं है कि इतना देर तक कंठस्थ मंत्रों का उच्चारण कर सकें। वही कहना आता है ना, दीदी, अब लिखा रहा मोदी मोदी, मोर दबा दिया लोगों ने, दी और दी कर रहा। तो खैर बात यह है, वहां से निकलते हुए सबको चारों तरफ पटक नहीं देते, वहां की 77 सीटें फलाना सीटें कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि आपका टोटल अमला एक राजनीतिज्ञ, अब मैं महिला और पुरुष वाला भेद नहीं करूंगा, क्योंकि जब कोई राजनीति के अंदर आ गया तो आ गया, उसमें महिला पुरुष जैसा भेद नहीं, लेकिन उसको घेर पाने में पूरी तरीके से चारों खाने चित्त गए, और वो विजयी होकर निकली। और वही चूक नरेंद्र मोदी कर गए, जिसके बारे में अमूमन राहुल गांधी को कहा जाता था कि राहुल गांधी सीधा सीधा पर्सनल अटैक करते हैं नरेंद्र मोदी पर, और यहां ही उनको नुकसान होता। और ठीक वही गलती अपने आप को सुपरमैन समझने वाले नरेंद्र मोदी जी ने की। वो बारंबार ममता बनर्जी के ऊपर व्यक्तिगत लांछन और व्यक्तिगत टिप्पणियां करते थे,
और वो चीजें आप देखिए, कहीं तो एक इंटेलेक्चुअल क्लास होता है जब इस प्रकार की चीजों से जो लोग जुड़ते हैं। और एक और चीज पश्चिम बंगाल के लोगों के संदर्भ में उनको नमन है कि वो कहीं हिंदू मुस्लिम वाले झांसे में नहीं आए, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण नहीं हुआ। हाँ, ये तो वो गेम खेल गई, ध्रुवीकरण ममता बनर्जी ने भी कराया, लेकिन उसने बंगाली वर्सेस बाहरी का ध्रुवीकरण कराया। और इस सारे खेल के अंदर एक को हम भूल गए, एक तो कोबरा मिथुन चक्रवर्ती है, कहां है? तो आप देखिए, पूरा लाव लश्कर लेके, पूरा सरकारी अमला लेके एक स्टेट में आपने डेरा डाला हुआ था और इतनी इतनी रैलियां की, उसके बाद भी मतलब ये बिल्कुल धूल चाटने वाली बात। और ममता बनर्जी के संदर्भ में यदि कहूं तो एक तरीके की सुनामी आई। जो वास्तविकता है हम उसका वर्णन कर रहे हैं। आप हिंदू मुस्लिम और बीजेपी वर्सेस अदर के मुखौटे से और चश्मे से देखना चाहें वो आपकी मर्जी है। जो वर्णन है नमस्कार इंडिया आपको स्पष्ट रूप से करेगा। शेरनी की तरह वो युद्ध जीत कर निकल कर आई है, असली हीरो वो वहां से निकल कर आए। अब ठीक है, नंदीग्राम के अंदर अंत में लगभग 1900 वोटों से वो चुनाव हार गई। हालांकि उसके पीछे भी कंट्रोवर्सी है, लेकिन हार गई तो हार गई और उन्होंने उसको ग्रेसफुली स्वीकार भी किया जनता के निर्णय को। यह भी उन्होंने ये जरूर कहा है कि हम इसके लिए चुनाव आयोग जाएंगे, क्योंकि जो रिटर्निंग ऑफिसर था उन्होंने रिकाउंटिंग के लिए मना कर दिया था, क्योंकि खेल सुबह से शाम तक चलता रहा। पहले शुभेंदु अधिकारी आ गए, फिर ममता बनर्जी आ गई, फिर आखिर में करते कराते शुभेंदु अधिकारी लगभग 1900 वोटों से जीत गए। और अब उन्होंने कहा है कि हम उसके लिए कोर्ट जाएंगे। चलिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, कोर्ट जाना सबका अधिकार है, पहले भी अनेकों लोग जाते रहे। वहां से क्या परिणाम निकलता है और क्या नहीं, ये तो साफ समय ही बताएगा। कुल मिलाकर सत्ता आसीन वही होंगी, सीधी सच्ची सी बात यह है। और वो कहते हैं कि बेशक, हालांकि अब देखिए एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जब ट्रोल आर्मी बैठी होती है ना, अजीब अजीब शब्दों का प्रयोग करते हैं उनके लिए। ममता बनर्जी का लिख रही है, अब क्षमा चाहूंगा मैं शब्दों के लिए, लेकिन वो लिख रहे हैं सुपर्णखा की नाकट नीति, लंका बेशक हार गए लेकिन सुपर्णखा की, मतलब पश्चिम बंगाल को लंका बताया जा रहा है जहां पर माता सीता का हरण कर रखा गया था। ये तो इन लोगों की जो अपने आप को हिंदूवादी, मैं इसीलिए इनको छद्म हिंदूवादी कहता हूं, ये तो इन लोगों की मानसिकता है सुपर्णखा से। और वो तो प्रधानमंत्री महोदय ने भी संसद के अंदर कहा था ना, एक आंध्रा की जो महिला है सुपर्णखा की जैसी हंसी। तो ये तो अब इनकी परंपरा के अंदर ये कुछ भी प्रयोग करें कि उन्होंने कहा था कि अगर मैं हार जाऊंगी तो मैं इस्तीफा दूंगी, या जो कुछ भी कहा। लेकिन साथ साथ याद रखिएगा, अपने एक और महान राजनीतिज्ञ महोदय ने, तथाकथित चाणक्य जी ने भी कुछ कहा था। माताओं भाइयों बताओ, आप चाहते हो मैं इस्तीफा दूं? जोर से बोलो, चाहते हो? मैं पॉकेट में लेकर आया हूं, निकाल कर भेज देता हूं दीदी को। चाहते हो क्या दीदी? जिस दिन बंगाल की जनता कहेगी मैं इस्तीफा दे दूंगा, मगर ये 2 तारीख को आप अपना इस्तीफा तैयार रखना। 2 बजे राज्यपाल को। क्या अब ये चाणक्य जी इस्तीफा देंगे? इस प्रकार के कहने का मतलब ये, राजनीति में लोग अनेकों चीजें कहते हैं। तो शुभेंदु अधिकारी ने कहकर आए थे कि मैं 50,000, कम से कम 50,000 वोटों से हराऊंगा। अब ठीक है, जीते, उनको जीत मुबारक हो। पर चलिए, कुल मिलाकर जो भी है, विभिन्न राज्यों के अंदर जो जीता, आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीता, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं सभी को। जो जीता वो सिकंदर, 77 लोग पश्चिम बंगाल में जीते, उनको जीत की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं उन लोगों को। लेकिन चलिए, अब उससे आगे और एक चीज बड़ी अच्छी हुई कि कम से कम त्रिशंकु विधानसभा ने आई। अगर त्रिशंकु विधानसभा आती तो अभी फिर सब जोड़ तोड़ में लगे होते, और जो बेचारे कोरोना से इस समय के अंदर पीड़ित लोग हो रहे हैं उनका क्या हाल होता। जनसत्ता के प्रथम पेज पर लिखा है, खेला खत्म, ममता हारी, पार्टी जीती। असम में भाजपा, केरल में वाम मोर्चा को सत्ता। इसमें एक चीज जरूर रही, चाहे कुछ भी है, राहुल गांधी और बाकी लोगों ने क्योंकि अपने वहां पर रैली भी नहीं की थी, लेकिन जिस प्रकार ये लोग कर रहे हैं कांग्रेस का, जिस जो आजकल उन्होंने ट्रेंड अपनाया हुआ है, जो तरीका अपनाया हुआ है, उससे जो ग्रास रूट वर्कर होता है उसका बड़ा मोरल टूटता है। आपने क्या नीति खेली, क्या रणनीति खेली, बात की बात है, लेकिन जो वहां पर आपका कार्यकर्ता, उसको कितना बड़ा नुकसान होता है आप वो सोचिए। आप तो बड़े लोग हैं, पार्टी वाले लोग हैं, आप जो मर्जी कर ले। चलिए,
और साहब कुल संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ के करीब। ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति, टीकाकरण मुफ्त हो, ये विपक्ष का सरकार से आग्रह। हरियाणा में लगाई गई 7 दिन की पूर्णबंदी अर्थात लॉकडाउन हरियाणा में आज से। और मैं इसी संदर्भ में एक चर्चा और करता चलूं साथ साथ। उत्तर प्रदेश का पिछले कुछ दिनों को आपको याद है जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 शहरों के लिए कहा था कि यहां पर आप लॉकडाउन लगाइए कुछ समय के लिए, नहीं मानी थी बात, जाकर अगले दिन सुप्रीम कोर्ट से भी वहां से उसके विरुद्ध ऑर्डर ले आए थे। अब क्यों उन्होंने पहले 1 और 2 तारीख को लॉकडाउन लगाया और अब उसी लॉकडाउन को बढ़ाते हुए जो आज 3 तारीख को खुलना था, अब उसी लॉकडाउन को 6 तारीख रात और 7 तारीख की सुबह तक के लिए कर दिया है। लेकिन जिद है कि मुझे न्यायपालिका की बात नहीं माननी, चाहे वो सीए के संदर्भ में जब उन्होंने कहा था होर्डिंग हटाइए, फिर बार बार याद दिला रहा हूं ना इन चीजों को, आपने नहीं लगाया। तो कुल मिलाकर हो सकता है आप लोगों का न्यायपालिका के अंदर विश्वास ना हो, ये तो आप जाने। बंगाल ने बागियों और महारथियों को चटाई धूल। देखिए अनेकों बाबू सुप्रियो टाइप या कोई एमपी वगैरह भी जो रहे हो, अनेकों एमपी चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था उन महारथियों को, उनमें से बड़े सारे लोग भी चुनाव हार गए जो लोग पार्टी पाला बदल कर गए थे, इसमें भी कोई हो रहा है नहीं। और बात ये आ रही है कि जो पंचायत चुनाव है उत्तर प्रदेश में, वहां भी कोई भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल परिणाम नहीं आ रहे। वो भी जो अब मुझे बताया गया वो ये है कि शायद धर्म नगरी अयोध्या के अंदर तो 40 में से उनकी पार्टी को शायद 6 ही प्रत्याशी जीते हैं और वाराणसी से 40 में से शायद 8 प्रत्याशी जीत पाए हैं। बाकी यहाँ समाजवादी पार्टी ने अपनी पकड़ जरूर मजबूत की है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर चलिए चुनाव है, हम ये नहीं करें, हार जीत चलती रहती है, कभी कोई। लेकिन इसके अंदर भाषा मेरा बार बार जो एक होता, हमने उस दिन भी शब्दों का प्रयोग किया। आज भी बड़े सारे लोग, मतलब जिन लोगों ने, जिन हिंदुओं ने वोट किए उनके लिए क्या क्या वही उनके घटिया शब्द, हरामखोर और फलाना और देखना। अभी देख लीजिए, ये हिंदू देख लीजिए, हिंदू कोई, मतलब आपकी मानसिकता के अनुसार चले तो ठीक है, आपकी मानसिकता के अनुसार यहां पर ऑक्सीजन की कमी से इतने लोग मर रहे हैं, ये ठीक है, उसका मैनेजमेंट के बारे में कुछ ना कहा जाए। अगर उस पर कह दिया जाए तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे। लेकिन अब साहब इन लोगों की भाषाओं को पकड़े कौन? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। आप मुझे एक चीज बताइए, नमस्कार इंडिया पूछता है, क्या ऑक्सीजन का इंतजाम करना मेरी ड्यूटी है? क्या अस्पतालों में बेड ढूंढने के लिए मारामारी करना, भागदौड़ करना मेरी ड्यूटी है? क्या दवाई के लिए भीख मांगना मेरी ड्यूटी है? साहब मेरी ड्यूटी थी इनकम टैक्स अदा करना और मैंने किया। अर्थात ये सब ड्यूटी, ऑक्सीजन की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था, ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये सरकार की ड्यूटी। और इसमें सरकार 100% फेल रही है। और सत्य है कि जितने लोगों की मौत हुई ऑक्सीजन की कमी के अनुसार के कारण, मैं फिर कह रहा हूं ऑक्सीजन की कमी के कारण, और आज कर्नाटक के अंदर भी 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी एक हॉस्पिटल में 4 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है केवल ऑक्सीजन की कमी के कारण। और ये वो चीजें जो खुलकर सामने आ गई है, जो नहीं आ पाई है उसका वो जाने। करते रहिए, आप भाषा पर नियंत्रण नहीं रखेंगे हमें मालूम है, क्योंकि आप लोगों को जब ऊपर से शिक्षा ही ऐसी आप लोगों की। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, मैं भी एक बार, मुझे भी मौका मिला था आरएसएस के कार्यक्रम में अतिथि बनने का, मैंने उन लोगों से कभी ऐसी भाषा नहीं देखी। अर्थात ये कई लोग कहते हैं आरएसएस, नहीं, मुझे नहीं लगता कि आरएसएस की देन है ये वाली भारतीय जनता पार्टी जो आज के वाली बीजेपी है, ये उसकी देन है। क्या कहूं, अब उसी पर लांछन लगेगा ना। अगर आप कंट्रोल नहीं करते अपने चेलों को, जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करते, तो दोष किसको दिया जाएगा साहब? या यहां भी कह दिया जाएगा सम्राट को नहीं, दोष को साइन। चलिए, पूना वाला ने कहा कुछ दिन में भारत लौटूंगा। 10 राज्यों में लगाए गए 67% कोरोना टीके। मां को 2 बहनों ने मुंह से दी, सांस पर नहीं बचा पाई जान। आपको मालूम है कल रात के कार्यक्रम में हमने एक चीज दिखाई थी, बड़ी हृदय विदारक चीज है। कहना बड़ा आसान होता है, ये आंकड़े आप गिनते रहिए, आज इतने लोग घट गए। हालांकि कहा जा रहा है कि आज जो 1 मई को 4 लाख से ऊपर आंकड़ा पहुंच गया था, आज वो घट रहा है थोड़ा थोड़ा। लेकिन सत्य ये कि वो आंकड़े ऊपर नीचे होते रहेंगे। लेकिन जिसके घर से एक व्यक्ति चला गया, आप उसके जी से पूछिए, जिसको अंतिम समय में भी, जिसको हम देसी भाषा में कहते थे
कि मट्टी पलीत हुई, मतलब उसकी वहां भी किरकिरी रही, वहां भी उसको अंतिम संस्कार भी हम तरीके से नहीं करा पाए। और यहां मेरे देश का, जिसको हम कहते हैं भारत, हम ईमानदार नहीं है साहब। मैं फिर कहूंगा, आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन हमारे लोगों के खून के अंदर बेईमानी रखती है। महाभारत हुई थी तब भी नहीं कारणों से हुई थी बेईमानी। कहीं किसी ने तो झूठ बोला ना, आजादी के समय में ऐसे थोड़ी कहा जाता अनेकों लोगों को जब मुखबरी किया करते थे, कहीं तो बेईमानी थी ना उनके अंदर। दूध के अंदर हम मिलावट करते हैं, जो इतने से बच्चे से लेकर ऊपर तक, मैं क्षमा चाहूंगा आज हम अखबार से ज्यादा दूसरी बात कर रहा हूं। कहां है हमारे अंदर ईमानदारी साहब? और यहां दवाइयां, आप नकली दवाइयां बना रहे हैं। आप एक आ रहा है कि एक बच्चे ने अपनी, किसी छात्र ने अपनी मां के लिए या पिता के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर कॉन्टैक्ट किया, उसने 32,000 रुपए में सिलेंडर दिया, उसके परिजन की जान तो बच गई, लेकिन वो फीस नहीं भर पाया अपनी। शायद कानून का विद्यार्थी, लॉ पढ़ रहा है, इस प्रकार का संदेश मिला है मुझे। तो ये सारी की सारी चीजें कि ये लोग, कहां हमारे अंदर ईमानदारी है साहब? हम ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं ऐसे के समय के अंदर। लानत है ऐसे लोगों का, कहां कहां से खोजिएगा। और मेरे आपके बीच से ही होते, मैं थोड़ा सा घटिया उदाहरण दूं कि जो पीछे बड़ी खबरें आती थी कि अपहरण कर लिया किसी महिला का, किसी जवान बच्ची को, और जाकर उसको वहां कोठों पर फेंक दिया। कौन है वो? मेरे आपके बीच के। तो हमारे अंदर ईमानदारी कहां है? मानवता तो बहुत दूर की बात हो गई साहब। मानवता जैसी वस्तु तो हमारे अंदर है ही नहीं। जो नन्ही नन्ही बच्चियों से बलात्कार करते हैं, क्या वो इंसान कहलाने के लायक हैं? मेरे और आपके बीच के लोग हैं। तो बात यह है कि इन लोगों पर क्योंकि कंट्रोल है नहीं। आज अगर तमिलनाडु के अंदर भी वो, उसमें बंगाल के अंदर आ रहा है कि कुछ लोगों ने हिंसा की है, मेरे और आपके बीच के लोगों बिल्कुल गलत, हम बिल्कुल निंदा करते हैं। चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो या किसी और दल के हो। हालांकि बीजेपी के तो जो अध्यक्ष महोदय थे, प्रदेश महोदय, उन्होंने किस प्रकार शब्दों का प्रयोग किया था आपको मालूम है। चलिए, तो ये चीजें हैं साहब। गोवा में 10 मई तक रहेगा कोरोना संबंधी प्रतिबंध। बेपरवाह लोगों की भीड़ जुटी, ये बड़ा है साहब। नहीं मानते हैं लोग। कल जिस प्रकार के चुनाव परिणाम आ रहे, वो चुनाव मतगणना हो रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, पंचायती चुनाव में, लेकिन लोग, दिक्कत तो है ना, लापरवाह स्वयं भी हैं। सरकार कहां तक कंट्रोल करे हमें? क्या मुझे नहीं दिखता कि मैं बीमार हो जाऊंगा अगर मैं चुनाव रैली में जा रहा हूं? क्यों जाते हैं साहब? हम आप आधार पुना वाला तो नहीं है ना कि जो ये आरोप लगा के मेरे पर जबरदस्ती की जा रही थी बुलाने के लिए मुझे, लेकिन जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को पैसे भी मिलते हैं जाने के। छोटे छोटे लालच के अंदर हम लोग वहां पहुंच जाते हैं। दिल्ली के 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट, ट्वीट कर मांगी मदद, बेपरवाह लोगों की जुटी भीड़। ठीक है, तो इसी प्रकार का सब कोर्ट का भी रात को भी एक निर्णय आ रहा था सुप्रीम कोर्ट का। सब यही है कि नहीं, आपूर्ति करी जाए दिल्ली के हिस्से की या और प्रदेशों के लिए भी, लेकिन वो दिल्ली के हिस्से की हम सब कार्य करेंगे अगर दिल्ली के हिस्से की आपने ऑक्सीजन पूर्ति नहीं करी। साहब कितने दिन हो गए, मेरे को लगता है कि कम से कम 15 दिन हो गए इस ऑक्सीजन आपूर्ति के संदर्भ में। 10 से ऊपर तो हो गए, रोजाना सुनवाई हो रही है, फैसले नहीं हो रहे। किस दिन फैसला आएगा? किस दिन वो निर्णय लागू होंगे? जब ये पीक पे जाने के बाद अपने आप धीरे धीरे घट जाएगा आंकड़ा। क्या करेंगे ऐसे निर्णय का? बुरी लग सकती है, आप इसको अवमानना नहीं, लेकिन जो सत्य वो कहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी कई दिनों से चल रहा है मामला। हमें नहीं लगता कि कितने लोगों से जवाब दाखिल, ठीक है, कानून की अपनी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन उससे पूछिए जिसके बीच में से कोई व्यक्ति जाता इस ऑक्सीजन की कमी के कारण। राज्य सरकार केंद्र पर डाल देती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर डाल देती है। कोई तो झूठ बोल रहा है ना, कोई तो राक्षस प्रवृत्ति का बैठा हुआ है ना अपनी राजनीति चमकाने के लिए। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस 2 और भाजपा 1 सीट। क्या बताएं, सब कांग्रेस 2, भाजपा 1। उत्तराखंड में जल्द लगेंगे ऑक्सीजन संयंत्र। कब लगेंगे भाई वो ऑक्सीजन संयंत्र? बात तो ये है ना, जब कोई ऑक्सीजन लगवाने वाला नहीं होगा तब आप कहेंगे कि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हो गई है। एक मैं जरूर बता दूंगा, एक चीज आ रही है, जो गुलेरिया साहब हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के जो निदेशक हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि थोड़ा संयम से काम लें और थोड़े से लक्षण में या थोड़ी सी परेशानी होने पर भी कई लोग स्टीरॉइड्स लेने लगते हैं, कृपया वो ना लें। और आपको अगर थोड़े बहुत लक्षण लगे तो पहले शुरू में एक्सरे कराएं,
क्योंकि अब एक चलन हो गया कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट के चक्कर में वो ठीक नहीं आ रही तो लोग बार बार जाते हैं सिटी स्कैन की तरफ भाग लेते हैं। उन्होंने कहा है कि भाई एक सिटी स्कैन 300 एक्सरे के बराबर होता है और आप बार बार सिटी स्कैन कराएंगे तो उसमें कैंसर का खतरा होता है। तो कृपया मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा आप गुलेरिया साहब की बातों को भी गौर से करें और इन चीज़ों के लिए सबसे पहले अपने जो आपका अपना डॉक्टर है, पारिवारिक डॉक्टर है, उनसे अवश्य संपर्क करें। कई जगह मरीज को मतलब डेड डिक्लेयर कर दिया, दे दिया और बाद में जाकर जीवित निकला, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के जनादेश का सम्मान करते हैं अमित शाह। ये तो नरेंद्र मोदी जी ने भी फिर उनको शुभकामनाएं दी। एक राजनीतिक प्रक्रिया होती है, उसको पूरा करते हैं, लेकिन इस सब के अंदर सबसे पहले बड़ा दिल दिखाया था राजनाथ सिंह ने, और राजनाथ सिंह ने सबसे पहले ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी थी। और एक चीज और बता दूं, ममता बनर्जी ने अपने इलेक्शन के संदर्भ में कहा, नंदीग्राम के संदर्भ में, कि जो उन्होंने आरोप लगाया वो तो लगाया ही है चुनाव आयोग के ऊपर, और उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा कि धनखड़ साहब जो वहां के गवर्नर हैं उन्होंने भी उन्हें जीत की बधाई दे दी थी। पर खैर अनिया जो भी है। और राजनाथ की फिर एक संयमित भाषा का प्रयोग करते, फिर सभ्य रहते भाषाओं के अंदर ज्यादातर मौकों के ऊपर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और वैसे भी आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह और ममता बनर्जी एक समय में अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल के अंदर दोनों ही मंत्री के साथ। और यह नवोदय टाइम्स में असम को फिर भाया भगवा और सोनोवाल ने बचा लिया पूर्वोत्तर का बड़ा किला। केरल विजयन ने 40 साल का ट्रेंड तोड़ा, 40 साल को बदल दिया और रच दिया है, अपनी सत्ता बरकरार बचाने में सफल है। 5 साल एलडीएफ और अगली बार 5 साल के लिए यूडीएफ को चुनती आ रही केरल की जनता ने इस बार फिर से एलडीएफ पर ही भरोसा जताते हुए विजयन की सत्ता की वापसी कर दी है। 140 वाली विधानसभा सीटों में केरल विधानसभा में एलडीएफ को 100 से ऊपर सीटें जीतने में सफल रही है। लेकिन फिर देखिए मट्टी पिटवा गए अपनी। श्रीधरन साहब मेट्रोमैन के नाम से 88 वर्ष की अवस्था में चुनाव लड़ने गए थे। हालांकि भाजपा बीजेपी कहते हैं कि हम बड़ी उम्र वालों को टिकट नहीं देते, उन्हें तो बस संयोजक मंडल के अंदर डाल दीजिए, सलाहकार मंडल के अंदर। हार गए चुनाव, पता नहीं क्या शौक होता है उन्हें। और साहब एक दिन में रिकॉर्ड 3689 मौतें। दिल्ली में आज से 18+ वालों को मुफ्त टीकाकरण। और पूनावाला ने आधार पूनावाला ने कहा विदेश से वैक्सीन निर्माण जोरों पर है, जल्द भारत लौटूंगा। पंचयुद्ध कोलकाता से उछली फुटबॉल का, दिल्ली में भी खाएगी टप्पा। अब यह कयास अभी से लगाए जाने लगे कि 2024 में मोदी को टक्कर देने के लिए क्या ममता बनर्जी उपयुक्त रहेगी। इस प्रकार की चीजें चलाई जा रही हैं, ट्रेंड की जा रही हैं। अब किसका जलवा है किसका नहीं, बेहतर तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी बंगाल से चुनाव लड़ रहे हैं ममता के विरुद्ध आगामी चुनावों में लोकसभा में, और इनकी वाराणसी सीट पर 2-2 सीटों से चुनाव लड़ ही सकते हैं ना। अपनी परंपरागत से तो लड़ेंगे, और ऐसे ममता बनर्जी वहां से लड़ने पता पड़ जाएगा कम से कम दोनों जगहों में। देखें जरा किसमें कितना है दम। प्रशांत किशोर ने छोड़ा रणनीति का काम। देखिए प्रशांत किशोर ने पहले कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं सारी जिंदगी काम नहीं करूंगा अगर भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा भी छू ले। अब 100 का लोग एक बड़ा चैनल चला, 90 का आंकड़ा नहीं छोड़। ओ भाई सही बता ना, 80 का भी नहीं छू पाए, 80 से भी नीचे रह गए। ये अब खैर सबने अपने अपने विश्लेषण किए। हैट्रिक के 5 बड़े कारण, क्योंकि तीसरी बार जीती है ममता बनर्जी, और 5 राज्यों में हुए चुनाव में कांग्रेस बनी सबसे बड़ी लूजर। इसमें कोई दो राय नहीं। सब कांग्रेस धीरे धीरे और उसमें सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो उनका शीर्ष नेतृत्व है। पता नहीं क्या ठान रखी है उन्होंने, कांग्रेस को डुबाने का ही ठान रखा है क्या, क्योंकि यही हो रहा। अब चलाया जा रहा है कि भाई वहां पर एक जीती महिला, अगली महिला क्या उत्तर प्रदेश में। मेरे से आज लिखवा लीजिए, जो कयास लगाए जा रहे हैं जिसको करके इस प्रकार से ट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, वो सीधा सीधा इशारा जो है वो प्रियंका गांधी की तरफ। और प्रियंका गांधी कभी भी मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं लड़ेगी, ये आज लिखवा लीजिए। उन्होंने वैसे ही पिछले लोकसभा में मट्टी पलीत करा चुकी है। पहले ऐसा ट्रेंड चलवा दिया कि भाई चुनाव लड़ेंगे मोदी के विरुद्ध। अरे हार ही तो जाती, लेकिन फिर बैठ गया। पता नहीं इन लोगों पर क्या खेल है क्या नहीं, बड़े लोगों का। और साहब असमिया संस्कृति की जीत है भाजपा का दोबारा सत्ता में आना। तो भाई तीसरी बार सत्ता में आना इनका ममता बनर्जी का, क्या वो बंगाली संस्कृति की जीत नहीं है क्या? चलिए, द्रविड़ राजनीति के बड़े स्टार बनकर उभरे स्टालिन। और साहब
रक्त रंजित राजनीति का इतिहास, हत्याओं पर सस्ते रहे ताज। 1977 से 1996 तक पश्चिम बंगाल में हुई 28,000 लोगों की राजनीतिक हत्याएं अभी भी जारी है सिलसिला। क्षेत्रीय दलों ने भाजपा का विजय रथ रोका। चल, और क्योंकि ये बड़ी सारी खबरें आज हमने समय ज्यादा ले लिया है ममता बनर्जी और बंगाल के संदर्भ में, और वो हमें सिर्फ इसलिए करना पड़ा। हार जीत चुनावों में चलती रहती है, कोई जीतता कोई हारता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप भाषा का स्तर खो दें और इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर जाने के बाद भाषा का स्तर खो दें, आप क्या दे रहे हैं इस देश के युवा को? आप यही भाषा देना चाह रहे हैं? कल के आने वाली पीढ़ी को यही सब देना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करते रहे? जरा जरा सी बात पर भड़क कर किसी को भी मारने पीटने लगे, जरा जरा सी बातों के ऊपर हम भद्दी, अश्लील और घटिया भाषा का प्रयोग करते रहे। यही सिखा रहे हैं युवा, और ये हो रहा है। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप देखते होंगे, सब जगह यही भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। खैर, मदद मांग रहे निजी अस्पताल, लगा था दूसरे दिन कोरोना से 400 से ज्यादा मौतें। ये दिल्ली के संदर्भ में खबर है। 8 माह की गर्भवती ने ऑक्सीजन नहीं मिलने से तोड़ा दम। देखिए, पटौदी के विधायक के निवास स्थान से कुछ, ये पटौदी गुड़गांव हरियाणा, कुछ दूरी पर गुरुग्राम में इससे भयावह क्या होगा कि एक 8 माह की गर्भवती महिला केवल ऑक्सीजन के नहीं मिलने के कारण दम तोड़ दी। उसे बचाने के लिए उसका पति अपनी एक छोटी सी बेटी के साथ घंटों तक सड़कों पर गाड़ी लेकर दौड़ता रहा। इस दौरान वह छोटे से लेकर बड़े अस्पतालों में अपनी पत्नी के लिए सांसों की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी का भी दिल उसकी कोख में पल रहे बच्चे को देखकर भी नहीं पसीजा। आखिर में उसे जब एम्बुलेंस मिली, तब तक अपने कोख में पल रहे बच्चे के साथ इस निर्दयी दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। जानकारी अनुसार 27 वर्ष की रेणु देवी अपने पति निसोद निवासी बक्सर बिहार के हैं, मानेसर के हरियाणा का मानेसर के सेक्टर 1 में रहती थी। बीते कुछ दिनों से बुखार का इलाज आता। कहां चली गई मेरी मानवता? कई बार मन विचलित होता है, नहीं होता मन कार्यक्रम करने। अब यहां भी राजनीति आपको मालूम है इस समय, क्योंकि कांग्रेस के जो इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बीवी, इस समय वो सबसे ज्यादा चर्चा में। ज्यादातर लोग उनसे हेल्प मांग रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों, इवन आज हंसराज हम जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है दिल्ली से, उन्होंने भी, चाहे उनसे संदर्भ हो या किसी भी संदर्भ से, मतलब उन्होंने सहायता पहुंचाई, उन्होंने मांगी तो जनरल हेल्प थी। लेकिन बड़े सारे लोग उन्हीं को टैग करते हैं, बड़े बड़े पत्रकार उन्हीं को टैग करते हैं, और वो सेवा कर भी रहे। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो वास्तविकता, हालांकि हमने भी 2 बार उनसे हेल्प मांगी, हमें नहीं मिली, बड़ी सीधी सी बात है, लेकिन वास्तविकता ये, मुझे बेशक हेल्प नहीं मिली, लेकिन जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो तो कर ही रहा है ना। और इसी संदर्भ में उनसे हेल्प मांगी गई न्यूजीलैंड के दूतावास की ओर से, जहां उन्होंने सिलेंडर पहुंचाया। फिलीपींस के दूतावास, जहां उन्होंने सिलेंडर पहुंचाया, गया ऑक्सीजन का सिलेंडर। अब इसी को लेकर रहा कि भाई छिछोरी राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, कोई जबरदस्ती गिड़ा गिड़ा कर थोड़ी गए। जब वो जो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब, वो कुछ की कुछ कहे जा रहे हैं उन लोगों के लिए। अरे आप कीजिए हेल्प, बड़ी अच्छी बात है, कोई भी करे। अगर किसी ने मांग लिया और किसी ने हेल्प कर दी, तो उसमें ये चीजें क्यों आड़े आ रही है कि नहीं ये कांग्रेस का है या ये बीजेपी का है या सपा का है या बसपा वाले तो खैर इस समय मायावती जी का तो पता ही कुछ नहीं है, आधा ट्वीट छोड़ दिया जाए। चलिए, कुल मिलाकर आज अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। फिर से जो भी लोग जीते चुनाव, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के हों, चाहे किसी अन्य दल के हों, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं वो अपने अपने प्रदेश का, अपनी अपनी जनता के काम आएंगे, अपने अपने प्रदेश का विकास करेंगे, और इस आपातकाल में, इस आपदा काल में जनता के बीच में जाकर उनकी सेवा करेंगे। ममता बनर्जी ने बहुत अच्छी घोषणा की कि अभी हम किसी प्रकार का जश्न नहीं मनाएंगे, और मेरे ख्याल से बाकी लोग भी नहीं मना रहे हैं। इसमें कोई, सभी शुभकामनाओं के पात्र हैं। तो अपने स्वास्थ्य का रखें ध्यान, बाहर संभव हो तो ना निकले, बहुत जरूरी हो तो मास्क, वैसे तो आजकल कहा जा रहा है ट्रिपल मास्क, बड़े सारे सेलिब्रिटी डबल मास्क दिखा रहे हैं। कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य आपका अपना है, शरीर आपका अपना है। रखिए अपना ध्यान। नमस्कार।
audio